नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे चित्रा मुदगल जी की कहानी शिनाख्त हो गई है। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए शिनाख्त हो गई है। सनसनाती हुई सी उठी हॉक ने मुझे चीर डाला। लगा उठने की चेष्टा में मैं हाथ पैर हिलाना चाहती हूँ, लेकिन ना तो अपनी उंगलियों को मुट्ठी की शक्ल दे पा रही हूँ, न घुटनों से टांगे मोड़ सकती हूँ, न धड़ उठा सकती हूँ। बस समग्र चेतना जैसे दृष्टि में आकारित हो लपकती है और टेलीफोन की घंटी से चिपक कर खड़ी हो जाती है। कौन होगा फ़ोन पर? कहाँ से आया होगा? कैसी सूचना होगी? कहीं में व्याप्त आशंका समूची देह को एक बारगी थर्रा देती है। सत्य जानना सुनना चाह कर भी शायद मैं नहीं सुन सह सकती, जो मेरी उम्मीद के लहलहाते नन्हे पौधे को बाढ़ छांटने वाली अजगर सी कैंची चला लीलने को आतुर है। मैं सहम कर आंखें मीच लेती हूँ। शब्दों से पहले चेहरे बोलते हैं और रिसीवर उठाए दीदी के चेहरे ने कुछ उगल दिया तो हेलो हेलो, मीरा बोल रही हूँ। इट इज़ 57839। जी क्या? दीदी की इस क्या के साथ हॉक की सर्पीली दौड़ फिर से सीना रौंदने लगती है। धड़ 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 रहा नहीं जाता। कातर दृष्टि से दीदी का चेहरा छीलती हूँ, उनका तनाव से टूटता खींचता चेहरा। घुटनों के नीचे ठंडी शून्य टांगों में सहसा हजार हजार चींटियाँ रेंगने लगी हैं। मैं दीदी के तने हुए चेहरे को पुकारती हूँ, दीदी दीदी दीदी। सुनने में व्यस्त हैं। क्या मेरी आवाज़ उन तक नहीं पहुँच रही? उनकी हुंकारियाँ तो बराबर मेरे कानों में गूंज रही। प्लीज़ प्लीज़, गिड़गिड़ाती हुई सी दीदी ने रिसीवर रख दिया। क्षण भर बुत सी टेलीफोन के करीब खड़ी रहीं, फिर मुड़कर मेरे निकट आ गईं। झुकी, उनका हाथ मेरे माथे पर टिक गया। ऐसे क्या देख रही है पगली? उनकी उंगलियां माथे से सरक कर मेरे बालों को सहलाने लगीं, किंतु सहलाहट रेंग सी महसूस हुई। इच्छा हुई कि उनका हाथ झटक दूं। कुछ बताती क्यों नहीं कि पुलिस का फ़ोन था कुकी? सोनू की हुलिया के किसी बच्चे के पकड़े जाने या दुर्घटनाग्रस्त होने की उनके पास कोई सूचना दर्ज नहीं। दीदी का लंबा निश्वास ताज़ा हवा के ठंडे झोंके सा महसूस हुआ। धीरे से आंखें मूंद लेती हूँ ताकि इस राहत को अगली सूचना तक अपने भीतर संजोए रख सकूं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। अगली सूचना के पूर्व ही वह आशंकाओं और अविश्वास के आवृत में कैद उद्विग्न सी छटपटाने लगती है। कुकी, दीदी की आवाज़ मुझे कहीं दूर दराज से आती अनुभव हुई। हिम्मत बांध, मुझे विश्वास है बच्चा जहाँ भी होगा सही सलामत होगा। दीदी कहे जा रही हैं, तू तो जानती है मेरा सोचा हुआ कभी गलत नहीं निकलता। याद नहीं, अम्मा अक्सर बचपन में कहा करती थीं, मैया बैठी हैं बड़ी के कपाल में। लॉक खुलने की ध्वनि के साथ अचानक घर का दरवाज़ा खुला। दीदी चुप हो गईं, फिर आइए कहकर मेरे सिरहाने से उठ खड़ी हुई। कैसा है दीदी? कुकी, आवाज़ पहचान लेती हूँ। पड़ोसिन मिसेस पाटिल हैं। क्या बताऊँ? दीदी के स्वर में चिंता गहरा जाती है। बस इसे तब से यही समझा रही हूँ, हिम्मत बांध। वो तो है, मिसेस पाटिल सहमति में सिर हिलाती हैं। देखो दीदी, आपको विश्वास होगा ना तो मैं एक बात बोलती। बांद्रा वेस्ट को वो जरीमरी का मंदिर है ना, उधर एक पंडित है, बोध पहुंचा हुआ। विचार करके बता देता है कि बच्चा किधर है, कब तलक वापस आएगा। कुछ जादू टोने का लफड़ा होगा ना, वो भी पता चल जाएगा। चलें क्या? दीदी उहा फोह में पड़ गईं। पीछे फ़ोन वगैरह आया तो? सीमा है ना, तब तलक बैठेगी। अपन ताबड़तोड़
टैक्सी से जाएंगे। चलते हैं, चलो। कहीं कुछ कहकर दीदी अटकती हैं, फिर प्रश्न करती हैं, कुछ ले कर चलना है साथ? अभी नहीं, बच्चा मिल जाएगा तो जाके 11 रुपए और फ़कत 5 नारियल दे देंगे। करीब आकर मिसेस पाटिल ने सहानुभूति से मेरा हाथ अपने हाथों में दबा लिया। ऐसा अफसोस करके नहीं बैठना, बच्चा स्कूल ड्रेस में है, बैग बीग भी साथ में है। कुछ ऊंचा नीचा घटता तो अभी तलक पता चल जाता। क्या जवाब दूं? कहने के लिए है भी क्या? दीदी जैसी थी ठीक वैसी ही पर्स उठाकर उनके संग निकल गईं। सीमा मेरे करीब आकर बैठ गई है। उसके शब्दों ने मुझे हल्के से सहलाया। सिर दबा दूं मौसी? सीमा, सीमा, मैं बेआवाज़ सी बुदबुदाती हूँ। माथे पर ठहरी हुई उसकी किशोर हथेलियों को खींचकर आंखों पर दबा लेती हूँ। गोद में दुबके दुधमुहे बच्चे की गर्माहट सा उसकी मुलायम गदेली का स्पर्श बूंद बूंद धमनियों में उतर रहा है। भीतर कुछ घुमड़ने लगता है। सीमा छड़ांग से जड़वत बैठी रहती है, फिर धीरे से अपनी हथेली मेरी पकड़ से छुड़ाकर उंगलियों से कनपटियों पर सरकता गीलापन कांचने लगती है। तबीयत ज़्यादा खराब हो जाएगी मौसी, चुप हो जाइए ना प्लीज़। आंखें खोलकर मैं सीमा को देखना चाह रही हूँ। सीमा का चेहरा मेरी भरी आंखों की जल सतह पर किसी परछाई सा थर्रा रहा है। मैं उसे साफ देख भी नहीं पा रही हूँ। फिर सहसा लगता है मैं उसे बिल्कुल नहीं देख पा रही। सीमा मेरे पास बैठी ही कहाँ है? कमरे में सिर्फ मैं और सोनू हैं। सोनू स्कूल से लौटा है और पीठ मेरे सामने करके खड़ा हो गया है। बैग तो उतारिए ज़रा मम्मी। बाबा, बैग है या आलू की बोरी? मैं बैग उसके कंधों से अलग करती हुई बड़बड़ाती हूँ। रोज़ इतनी कॉपी ऑपी लगती है तुझे कि सारी की सारी ढो ले जाता है। फिर क्या? सोनू अपने गाल फुलाऊ अंदाज में जवाब देता है। पता है, कल इंग्लिश फर्स्ट की नोटबुक ले जाना भूल गया तो फादर ने रूलर से पिटाई की मेरी मम्मी। एक नोटबुक भूल गया तो टीचर को फादर के पास नहीं भेजना चाहिए ना। फादर बहुत गंदे हैं। मौसी, ओ मौसी, सीमा मुझे छूते हुए पूछती है। कॉफ़ी पिएंगी थोड़ी? सिर हिलाकर मना कर देती हूँ उसे। घूंट भी नहीं भर सकूंगी। सोनू ने भला क्या खाया पिया होगा? सुबह बस 1 गिलास दूध पीकर निकला था। पी लीजिए ना, थोड़ी सी बना लाती हूँ मौसी। सीमा अनुनय करती है। मैं फिर अकेली हो गई हूँ। कुछ घंटों पहले बीत गई दोपहर नीम के दातून के कड़वे थूक सी गले में रिसने लगी है। 3 बज गए हैं और सोनू स्कूल से नहीं लौटा है। मैं अधीर सी बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती हूँ। दृष्टि मीलों लंबी हो गई है। सोसाइटी की चारों इमारतों के बीच भिंची हुई संकरी सड़क, स्टिल्स, छतें, गेट और फिर गेट से बाहर दूर गायब होती हुई सड़क पर दौड़ने लगी है। इक्के दुक्के दूध वाले मिल्क बूथ से स्टैंड में बोतलें लटकाए लौट रहे हैं। कुछ बच्चे नीचे आकर खेलने लगे हैं। उनका शोर मुझे अनमना कर रहा है। भरी दोपहरी में सोनू की जिद के बावजूद मैं उसे नीचे खेलने नहीं जाने देती, लेकिन वह है कि आंख झपकती नहीं कि फट से नीचे भाग लेता। और जब मेरी नींद उचटती है तो नीचे खेल रहे उद्दंड बच्चों की हुड़दंग में सोनू की आवाज़ सबसे तीखी होती। उसे बुलाने के लिए मैं बालकनी से आवाज़ें लगाती। पुकार सुनकर दुष्ट किसी पेड़ के तने की ओट हो लेता। बच्चे कूदते फांदते चिल्लाते, आंटी, सोनू उधर छिपा है, उधर। आंटी, आंटी, सोनू आया? कुछ बच्चे मिलने आए हैं। आंटी, हम लोग उसका क्लासमेट विक्रम का घर जाकर आया। वो बोलता होता, आज सोनू क्लास में नहीं आया, स्कूल बस में भी नहीं होता वो। बच्चों को जवाब देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ डूबी नज़र से ताकती रहती हूँ। सूखे गले से कोई बोल नहीं फूटता। कंधों पर दीदी के हाथों का स्पर्श मुझे चौंका देता है। कुकी, मिसेस स्वामी और मिसेस सिन्हा, कुछ को मैं पहचानती नहीं, मिलने आई हैं। बैठ तो जरा उठकर उनके पास। ड्राइंग रूम में वे सारे घर इकट्ठा हैं,
जिनके बच्चे सोनू के साथ पढ़ते हैं, खेलते हैं, पड़ोस में रहते हैं, या किसी ने उसे गणेश उत्सव के फैंसी ड्रेस शो में पुरस्कार पाते सराहा है। इतनी भीड़ देखकर मैं भीतर घबराहट महसूस करती हूँ। घर में कभी पार्टी भी तो नहीं होती। दीदी से कहना चाहती हूँ, बालकनी में खड़े रहकर मैं सिर्फ सोनू की प्रतीक्षा करना चाहती हूँ। पुलिस में रिपोर्ट किया? एक प्रश्न उन घरों में से उछला। जवाब दीदी देती हैं, निखिल जी गए हैं रिपोर्ट करने। मिसेस स्वामी पूछती हैं, सुबू तुम उसको गुस्सा वुस्सा तो नहीं किया? मिसेस स्वामी का प्रश्न मुझे चौंका देता है। मैं रंगे हाथों पकड़े जाने के संकोच से सिमटकर नजरें नीचे कर लेती हूँ, किंतु अगले ही पल स्वयं को सहेज इनकार में धीरे से सिर हिला देती हूँ और फर्श घूरने लगती हूँ। माँ और बेटे के बीच कुछ व्यक्तिगत नहीं हो सकता। आजकल के बच्चे बड़े नाजुक मिजाज होते हैं। गुस्से उससे की तो छोड़ो, शिकन तक बर्दाश्त नहीं कर पाते। एक ही लाठी से सबको हाँकना ठीक नहीं। हाँ, बुरी संगत में पड़कर कोई दिमाग खराब कर ले तो बात और। सोनू किसी बुरी सोहबत में तो नहीं पड़ गया? पड़ भी गया हो तो कोई अचरज नहीं। मेरे जवाब देने से पूर्व ही कटाक्षपूर्ण स्वर में मिसेज श्याम कहती हैं, स्कूल में आधे से अधिक बच्चे झोपड़पट्टी से पढ़ने आते हैं। मत पूछिए अंधेर। बाइयाँ 4 घर भांडी कटका करती हैं, पर बच्चों को पढ़ाएंगी अंग्रेजी स्कूल में। आदतें बदलती हैं कहीं। झोपड़पट्टी वालों को ही क्यों दोष दे नहीं? लंबी गाड़ी वालों के बच्चों के लक्षण किन चोर उचक्कों से कम हैं? पिछले दिनों अखबारों में नहीं पोल पट्टी छपी? सेंट जेवियर्स से लेकर मॉडर्न स्कूल तक के अमीर बच्चों के कच्चे चिट्ठे कि वे बस्तों में गांजा चरस छिपा कर लाते हैं और दोपहर की छुट्टी में सुट्टा मारते हैं। पीते हैं तो संगी साथियों को भी पिलाते होंगे। मुझे तो सच पूछिए, यह स्कूल ही पसंद नहीं। अगले साल मैं अपने रवि को निकाल लूँगी। सोच तो मैं भी रही हूँ, मुसीबत दाखिला मिलने की है। सब हो जाता है, बस जरा दौड़ धूप करनी पड़ती है। दौड़ धूप धरी रह जाती है बहन जी, टेंट ढीली करनी पड़ती है। टेंट काम तभी बनता है। मैंने तो इसी स्कूल में रिंकी के एडमिशन के 5,000 भरे हैं। सस्ते में छूट गई आप। मिसेज राठौर ने तो पूरे 10 दिए हैं पिंकी के दाखिले के लिए। टेलीफोन की घंटी ने एकाएक उनके बतरस में व्यवधान पैदा किया। दीदी उठकर सोने के कमरे में चली गईं। भीड़ के कान खड़े हो उनकी पीठ से चिपट लिए। मेरी शिराओं में खून नहीं, पड़ोसियों की बातें घातें सनसनाती बहने लगी मथती हुई। लगने लगा कि अभी देह के किसी हिस्से में एक भयानक विस्फोट होगा और मैं धज्जियों में विभक्त हो किरच किरच हो जाऊंगी। हमदर्दी की संस्कृति क्या इतनी विकृत और घिनौनी होती है? संवेदन शून्य कि लग रहा है चीख चीख कर इनसे कह दूं, सब के सब चले जाओ। नहीं दरकार तुम्हारी सहलाहट की। सोनू तुम्हारी बघनक सहानुभूति की चचटाइट पाए बगैर भी लौट आएगा। ठीक ही होगा। मैं भी ठीक हूँ, ठीक ही रहूँगी। ना भी रहूँ तो क्या? निखिल का फ़ोन है कुकी? वे यातायात पुलिस के दफ्तर में हैं। अभी तक तो कहीं कुछ पता नहीं चला। दीदी लंबी उसांसें भरकर बैठ गई हैं मेरे सिरहाने। बेचारा सोनू पता नहीं भूखा प्यासा कहाँ भटक रहा होगा। बघनक मेरे आसपास फिर से तनने लगे हैं और मुझे लग रहा है मैं किसे आवाज़ दूं जो इन्हें धक्का मार मार कर इस कमरे से बाहर फेंक दे। तुम अलमारी चेक किया कुकी? कुछ चोरी वोरी करके तो नहीं ले गया सोनू? बच्चा लोगों को जास्ती सीधा नहीं समझना। मिसेस कोटियन का संदिग्ध स्वर भाले की तीखी अनीसा मेरी ओर तन आया। किसी को कोंचने की सीमा होती है। मेरी आंखों के भीतर का लावा फूटने लगता है। दीदी संयम नहीं खोती। सोनू ऐसा बच्चा नहीं है मिसेस कोटियन। पूछे बिना वह किसी चीज़ को छूता तक नहीं। फिर दीदी मुझे टेका देकर उठाती हैं और हित चिंतकों के हमलों से बचाकर सोने के कमरे में लाकर लिटा देती हैं। करवट भरकर तकिए में मुंह गड़ा लेती हूँ। मिसेस स्वामी की कुरेद हथौड़ी की धमक सी मस्तिष्क में प्रतिध्वनित हो रही है। गुस्सा उस्सा तो नहीं किया तुम? गुस्सा उस्सा तो क्या सचमुच सोनू मेरी बात से नाराज होकर कहीं चला गया है?
अनुशासन की बात इतनी कड़वी तो नहीं थी कि दृश्य आपस में गड़बड़ा रहे हैं। दरवाजे से बाहर होते न होते सोनू घूमकर खड़ा हो गया। मम्मी, पॉटी आई, बैग पकड़ना जरा। शिकार के समय कुतिया हगासी, कोई न कोई बहानेबाजी ताकि स्कूल बस छूट जाए। हाँ, मैं उसकी बांह दबोचकर झचकोरती हुई भन्नाई, चुपचाप बस्ता उठाओ और चलते बनो। परीक्षा सिर पर खड़ी है, नहीं जानते? उठाते उठाते तंग आ जाती हूँ मैं, और तू उठता ही नहीं, जैसे तुझे स्कूल नहीं सैर सपाटे के लिए निकलना है। सोनू कंधों पर बस्ता लादे अपलक मेरा मुंह ताकता रहा। उसकी ढिठाई देख मेरी खींच गहरा उठी। घड़ी देख देख, 7 बज रहे हैं। मम्मी, अगर मैं लैट्रिन जाता तो 1 मिनट में बाहर भी आ जाता। अब तो सचमुच लेट हो गया। यह सब आप मुझे लौटने पर भी समझा सकती थी ना। चलिए, अब लेट नोट लिख कर दीजिए, मैं केजी वाली बस में चला जाऊंगा। प्लीज़ मम्मी, वरना फादर सीधा स्कूल से लौटा देंगे, प्लीज़। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मेरे अहम पर जैसे खौलता पानी पड़ गया। गले की कर्कशता चीख में बदल गई। कुछ लिख कर नहीं दूंगी, समझे? और इतना याद रखो, फादर ने अगर तुम्हें लेट होने पर लौटाया तो मैं तुम्हें घर में भी नहीं घुसने दूंगी, समझे? गुस्से से उबलती हुई मैं रोज की तरह उसे लिफ्ट तक छोड़ने भी नहीं गई। 1:30 बजे सारे बच्चे स्कूल से लौट आए, पर सोनू नहीं लौटा। मन को दिलासा देती रही, किसी के साथ खेल खाल रहा होगा, कुछ देर बाद स्वयं ही आ जाएगा। लेकिन 2:30-3 बजे तक जब वह घर नहीं लौटा तो मन भांति भांति की आशंकाओं से घिर उठा। वैसे भी स्वभाव से सोनू संकोची है, किसी के घर आता जाता भी नहीं, और इतना लापरवाह भी नहीं कि स्कूल से लौटने के बाद घंटों वह बच्चों के संग खेलता रहे। समझ में नहीं आ रहा था करूं क्या। अस्थिर मन से पहले मैंने दीदी को फ़ोन पर सोनू के न लौटने की इत्तला दी, फिर थर्राती उंगलियों से निखिल के दफ्तर का नंबर घुमाया। उन्हें बता दिया कि स्कूल बस आकर चली गई, साथ के बच्चे लौट आए। बच्चे बता रहे हैं कि वह बस में नहीं था। निखिल और दीदी तकरीबन साथ साथ ही घर पहुंचे। स्कूल, पास पड़ोस, बगीचों, रिश्तेदारों, रेलवे प्लेटफॉर्म, पुलिस स्टेशन, ट्रैफिक दुर्घटना सूची, रेलवे दुर्घटना सूची, बाल सुधार गृह। निखिल विक्षिप्त से स्कूटर लिए दौड़ रहे हैं। दीदी ने ढूंढ ढांड कर न जाने कितने रिश्ते के पुलिस अफसरों को फ़ोन कर डाला है। सभी आश्वासन दे रहे हैं, बस एक ही काम मुझसे नहीं हो रहा। निखिल ने सोनू का एक ताज़ा फ़ोटो निकाल कर रखने के लिए कहा है, जो शायद वे दूरदर्शन और अखबारों में गुमशुदा की तलाश के रूप में देना चाहते हैं। शाम को निखिल के दफ्तर से कई लोग हिम्मत बंधाने आ गए। सभी दफ्तर से सीधे मिलने आए थे। सोनू के खो जाने की चिंता में उनकी जबरन ओढ़ी कुमलाहट से संवलाए चेहरे भीतर कुनमुनाती चाय की दरकार को छिपाए नहीं छिपा पा रहे थे। दीदी ने बैठक में ही उन्हें चाय पिलाई, फिर मुझसे मिलाने सोने के कमरे में ले आईं। सभी लोग मेरी नाजुक हालत देखकर परेशान हो गए। कोई एक, शायद मिस्टर डेविस, दीदी को सुझाव देते हैं कि मुझे एहतियातन डॉक्टर को दिखा लिया जाए। दीदी उन्हें मेरी हिम्मत के विषय में आश्वस्त करती हैं। माँ का दिल है भाई साहब, पत्थर भी है, मोम भी। वे दीदी से कह रहे हैं, कल का पेपर आपने पढ़ा ही होगा। आजकल शहर में बच्चों को उड़ाने वाला एक खतरनाक गिरोह सक्रिय है। अच्छा? दीदी का स्वर अनिष्ट की आशंका से कांप उठा। दूसरे सज्जन अपनी ताज़ा जानकारी परोसने को बेसब्र हो आए और उनके सुर में सुर मिलाकर एक हादसा सुनाने लगे। मेरी बहन अंधेरी में रहती है साहब। उनकी बिल्डिंग का एक 12 साल का बच्चा अचानक खेलते खेलते गायब हो गया, और साहब 2 दिन बाद उसकी लाश पवई लेक में तैरती पाई गई। पुलिस का अनुमान है इन अपहरणों में तांत्रिकों का हाथ है। उफ, मेरा कंठ सूख रहा है। घूंट भर पानी चाहिए, घूंट भर। मैं दीदी को पुकारना चाहती हूँ, हाथ से संकेत करना चाहती हूँ, मगर न स्वर फूट रहा है, न निर्जीव हो रही देह का कोई अंग ही नियंत्रण में है। सूखे होठों पर जीभ फिराती हूँ। दीदी क्यों नहीं डपट देती उन्हें?
लेकिन पाती हूँ कि दीदी भी अफवाहों की परिचर्चा में रस ले रही हैं। ओफ, कितने निर्दयी होते हैं ये गुंडे। सुना है कि बच्चों को सम्मोहित करके ले जाते हैं, और यही होता है। कुछ दिनों पहले एक ऐसी ही घटना कहीं पढ़ी। एक बच्चे को एक व्यक्ति ने पता लिखा कागज पढ़ने को दिया। बस उसके बाद उस बच्चे को होश ही नहीं रहा। घर वालों का अन्न जल छूट गया, पर साहब किस्मत के धनी थे घर वाले। दूसरे दिन बच्चा सुबह 10 बजे अपने आप घर लौट आया, थका हारा, जैसे रात भर सोया न हो। पूछने पर बस यही जवाब देता, कुछ पता नहीं उसे कि कहाँ था, कैसे गया। इतना बताया कि एक आदमी उसे घर पहुंचा गया है। उसकी शक्ल भी उसे याद नहीं। सुनकर मेरी जान में जान आई। चलो बच्चा घर लौट तो आया, मेरे सोनू को भी कोई इसी तरह लौटा जाए। पुण्य किए होंगे किसी जन्म में, सो बच्चा घर लौट आया। दीदी उच्छ्वास भरकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती हैं। वरना भरोसा क्या, सुना है कि हाथ पैर तोड़कर भीख मंगवाते हैं। बुरा वक्त है भाई, बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक कहते हैं आप, मगर 24 घंटे की चौकीदारी भी तो आदमी के वश की नहीं। मुझे सोनू के दोस्त राजू की मम्मी का स्वर सुनाई दिया। मैंने कई बार कुकी को समझाया है। मियाँ बीवी स्कूटर फटकारते जब देखो चल देते हैं घूमने बच्चे को छोड़कर। वह बेचारा राजू के पास 10-11 बजे रात तक खेलता बैठा रहता है। कहता है, आंटी बाई के साथ रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। बड़ा मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है इन बातों का उनके कोमल मन पर। मुश्किल तो यही है कि पढ़े लिखे माँ बाप ही बच्चों पर अधिक जुल्म करते हैं। मिस्टर डेविस ने तर्क दिया। हाँ, 24 घंटे बच्चों का गूमूत उठाना ही तो जीवन नहीं। खैर, ईश्वर सोनू को सही सलामत लौटा दे। मैं तो सोनू के नाम का नारियल चढ़ाऊंगी श्री राम मंदिर में, राजू की मम्मी कहती हैं। मंदिर की बात कानों में पड़ते ही मैं जैसे एकदम से निराधार हो उठती हूँ। एकाएक मेरी सोई आस्था जागती है और सैकड़ों सैकड़ों हाथ जोड़ असहाय सी गिड़गिड़ाने लगती है। मैं आसपास के तमाम मंदिरों को याद करने की कोशिश करती हूँ और बारी बारी से उनका प्रसाद मान लेती हूँ कि सोनू लौट आएगा तो निश्चित ही मैं सबके दर्शन करूँगी। दफ्तर के लोग उठकर चले गए हैं। दीदी टेलीफोन पर निखिल से बात कर रही हैं। सहसा उनका स्वर भर्राया सा कमरे में धुंधलके में कांपता है और मैं अपने ऊपर बर्फ की भीमकाय सिल्लियों का बोझ भारी होता महसूस करती हूँ। निखिल सेंट जॉर्ज अस्पताल शिनाख्त के लिए जा रहे हैं। अपराह्न करीब 4:30 बजे एक छात्र लोकल ट्रेन के नीचे दबकर कट गया है। दिमाग की नसें एक बारगी भाड़ में भुन रहे मक्के के दानों सी उछलती चटकने लगती हैं। दीदी से कहना चाहती हूँ, निखिल से कह दें मुझे भी वे अपने साथ लिए चलें, पर गले से आवाज़ नहीं फूट पाती। आवाज़ जैसे भाप बनकर उड़ गई है और गले की भीतरी दीवारें आवे सी तप रही हैं। सोनू, कहीं मेरा सोनू ही तो नहीं। सोनू उतनी दूर विक्रोली में कैसे पहुंच सकता है? कोई ले भी तो जा सकता है। कहीं तांत्रिकों के गिरोह ने तो सोनू को। निखिल की आवाज़ डरी हुई थी रे। दीदी भीतर ही भीतर किसी अनहोनी की आशंका को घुटकते हुए कहती हैं। घर पर सिर्फ मैं हूँ, दीदी हैं, सीमा है। मेरे तपते माथे पर बर्फ की पट्टी रखती, सूखे होठों को उसी पट्टी से नमियाती। फ़ोन की घंटी नहीं बज रही। क्यों नहीं बज रही? निखिल भूल गए फ़ोन करना? बच्चे की लाश देखने में इतना समय लगता है? एक पूरी सदी गुजर रही मेरे ऊपर से आरी की भांति इस छोर से उस छोर तक खींचते छुटते। मैं रह सकूंगी अपने बच्चे के बिना? निखिल रह पाएंगे? नहीं। ये दीवारें बोलती हैं, किलकती हैं, आइसक्रीम खाना चाहती हैं, कॉमिक्स पढ़ना चाहती हैं, क्रिकेट का अच्छा बैट खरीदने की जिद ठान लेती हैं, जुहू बीच घुमाने के लिए मचलती हैं, तो सोनू की ही वजह से ना, उसके ना होने से इनका अर्थ। घंटे भर बाद निखिल का फ़ोन आया है। शिनाख्त हो गई है, वह किसी और का बच्चा है। किसी और का बच्चा है, यानी कि मेरा सोनू। थैंक गॉड। मैं कृतज्ञ सी ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ।
हाथ नहीं उठ पा रहे, पर भीतर किन्हीं अमूर्त हाथों ने जुड़कर अभ्यर्थना में माथा नवा दिया। उफ, मैं भी कैसी हूँ। घर में भगवान का एक फोटो तक नहीं रख छोड़ा मैंने। वे सारे कैलेंडर कहाँ चले गए? बीड़ी बनाने वालों का, जिस पर भगवान शिव का बड़ा सा रंगीन चित्र अंकित था, क्लॉथ स्टोर वाला लक्ष्मी जी का, गणपति जी का भी तो था कोई, जो किसी कश्मीर केमाम बनाने वाली कंपनी ने दिया था निखिल को। शायद झाड़ू वाली और धोबिन को दे दिया मैंने। मौसी जी, बेचारी उस बच्चे की माँ का क्या हाल होगा जो अस्पताल में डेड पड़ा हुआ है। हाउ सैड। नो। व्यथित सीमा बुदबुदाती ही चली जा रही है। उसके घर वाले भी उसे यूं ही खोज रहे होंगे ना मौसी। उन्हें क्या पता कि उनका बच्चा गाड़ी के नीचे आ गया है। मैं जैसे आगे सुन नहीं सकती। सोनू के सुरक्षित होने का संतोष किसी बारूद लगी चट्टान सा विस्फोटित हो चूर चूर हो उठता है। एक मुखौटाधारी भीड़ उस माँ को आश्वस्त कर रही होगी, हमदर्दी के हथौड़े से कूट कूट कर कुचल रही होगी। और जब उसे पता चलेगा कि उसका बच्चा बर्फ की सिल्लियों के बीच लावारिस लाश सा अपनी शिनाख्त की प्रतीक्षा में दबा पड़ा है, तो विक्षिप्त सी मैं तकिए पर सिर धुनने लगती हूँ। लग रहा है तकिए की जगह एक पत्थर की सिल धरी है। फिर भी न माथा फूटता है, न खून भलभलाता है। क्या हुआ मौसी जी, क्या हुआ? सीमा मेरी इस हरकत पर भयभीत हो उठी है और दीदी को पुकारने लगती है। जरूर उसके मन में यह भाव आया होगा, मौसी का दिमाग तो नहीं चल गया कहीं। नहीं हुआ तो हो जाएगा, हरकतें तो ऐसी ही हैं। क्या पागलपन है कुकी? दीदी मुझे झचकोर रही हैं। मेरी बेचैनी सहसा चीखों की शक्ल में फूटने लगती है। मैं पूरी ताकत से उठकर सीमा को बाहों में दबोच लेती हूँ। सीमा, सीमा, मेरे दिमाग से उस बच्चे की लाश हटा दो, हटा दो सीमा। अच्छा हुआ वह बच्चा मरा, मेरा सोनू तो बच गया सीमा। दीदी मुझे पकड़कर जबरन बिस्तर पर लिटा देती हैं और हल्के हल्के माथा चापने लगती हैं। सीमा मेरे बर्फ हुआए तलवों को अपनी हथेलियों से मलती है। उसकी हथेलियों की ऊष्मा मुझ में चेतना रोप रही है। उसके शब्द जैसे सुखद सहलाहट में परिवर्तित हो उठे हैं। आप उस बच्चे को लेकर इतना परेशान क्यों हो रही हैं? भगवान से सोनू की खैरियत की प्रार्थना कीजिए। चेतना कॉलेज के बगल वाले हनुमान मंदिर से लौट आई हैं दीदी। निखिल भी बाल सुधार गृह देखकर लौट आए हैं। जितने भी बच्चे वहां भेजे गए हैं, सोनू उनमें नहीं है। अपना फ़ोन नंबर सभी जगह दे आया हूँ, वे उतरे थके टूटे स्वर में कहते हैं। उम्मीद की आखिरी निचुड़ी बूंद सी हताशा उनके चेहरे को लीले हुए है। पंडित जी ने विचार कर बतलाया है कि बच्चा सुरक्षित है। दीदी भभूत की पुड़िया खोलते हुए आशान्वित स्वर में कहती हैं, इसी इलाके के भीतर ही है। मेरी निगाह दीवार घड़ी की ओर उठ जाती है। रात के 12 बज रहे हैं। इसी इलाके में है सोनू तो कहाँ भटक रहा होगा? इतनी रात हो गई। अंधेरे से उसे बहुत डर लगता है। रात को पेशाब करने के लिए भी उठता है तो मुझे आवाज़ लगाए बगैर नहीं। अक्सर मुझे पाखाने के बाहर खड़े रहना पड़ता है। यह भभूत दी है पंडित जी ने, जबान खोल जरा। मुझे खिलाकर दीदी निखिल की ओर बढ़ती हैं। निखिल चुपचाप मुंह खोल देते हैं। और कोई दिन होता तो ठठाकर दीदी का मजाक उड़ाने लगते। सोनू घर आ जाए तो उसे लेकर मंदिर में हो आना। 5 नारियल और 11 रुपए रख देना जरी मरी वाले पंडित जी के हाथ में, और अपने हनुमान जी के मंदिर में मंगल को सिंदूर चढ़ाना। फिर बड़बड़ाती हैं, हमेशा कहती रहती हूँ कि जरा पूजा पाठ कर लिया कर, पर तेरा दिमाग ही उल्टा है। मैं निरंतर छत को ताके जा रही हूँ। सोनू को दिन में 3-4 बार भूख लगती है। 8 बजा नहीं कि फौरन पलकें झपकने लगती हैं। पढ़ने के लिए मुंह पर छींटे मार मार कर जगाना पड़ता है, तब कहीं बमुश्किल 9:30-10 बजे तक वह जग पाता है। और इस वक्त 12 बज रहे हैं। कुकी, सोनू सुबह कोई गर्म कपड़ा पहनकर गया था? निखिल भर्राए स्वर में प्रश्न करते हैं। कोशिशों के बावजूद बस इतना ही मुंह से निकल पाता है, नहीं। वे सिरहाने तकिया खड़ा कर अधलेटे से आंखें मूंद लेते हैं।
कुछ पल नहीं बीतते कि एकाएक उठ बैठते हैं और टेलीफोन की तरफ लपकते हैं, कहीं का नंबर घुमाते हैं, कुछ पूछते हैं। वहाँ से कोई जवाब देता है। प्रत्युत्तर में निखिल का कुछ ऊंचा हुआ करुण स्वर अपराध बोध से बोझिल हो उठता है। क्या करें साहब, चैन नहीं पड़ रहा, इसीलिए आपको कष्ट दे रहे हैं। वे फ़ोन पर शायद किसी पुलिस अधिकारी से बातें कर रहे हैं। ठीक है, मैं फ़ोन के करीब ही बैठा हूँ। निखिल लौटकर उसी तकिए के सहारे अधलेटे से हो आंखें मूंद लेते हैं। निखिल, गर्म पानी में थोड़ी सी रम दूं? दीदी उनके करीब खड़ी हो पूछती हैं। स्कूटर दौड़ाते दौड़ाते थक गए होगे। दीदी पीने पिलाने के सख्त खिलाफ हैं। निखिल का कभी कभार किसी पार्टी या उत्सव में एक आध पैग ले लेना भी उन्हें नहीं रुचता। वही दीदी उदार हो स्वयं निखिल को रम देने को कह रही हैं। सुनकर उसे विस्मय हुआ, एकदम से विश्वास नहीं हो रहा। दरअसल निखिल की दयनीय अवस्था दीदी से सहन नहीं हो पा रही। निखिल उठते चलते हैं तो उनकी 6.25 फीटी काया किसी डोलते पुतले में परिवर्तित हो उठती है। ठीक ही आग्रह कर रही हैं। एक आध पैग अनमनाहट से तो संभवतः मुक्त न कर पाए, किंतु लस्त देह को हल्की झपकियों में अवश्य थपका देगी। इच्छा नहीं हो रही दीदी। निखिल की विरक्ति बुझे चैलों के धुएं सी कमरे में घुटन बोने लगी। मैं उनके चेहरे की ओर उमड़ी आंखों से अधिक देर तक देख नहीं पाती। कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। आंखें मूंद लेती हूँ। संवादहीनता से बोझिल लंबी चुप्पी प्रेतात्मा सी कमरे में भटकने लगती है। लगता है जैसे हम सबको नींद आ गई है। तभी सहसा दरवाजे की घंटी हमें चौंका देती है। दीदी झपाटे से उठकर दरवाजे की ओर लपकती हैं। निखिल भी उनके पास पहुंच गए हैं और दरवाज़ा खोलते ही दोनों एक साथ खुशी से चीख उठते हैं। सोनू, तू कहाँ था मेरा बच्चा? सोनू? सचमुच निखिल की बाहों में सोनू को देखती हूँ। सहसा किसी अदृश्य शक्ति का संचार स्वयं में फूटते हुए महसूस करती हुई मैं स्प्रिंग से उछलकर उसकी ओर झपटती हूँ और निखिल की बाहों में से सोनू को लगभग दबोच अपने सीने से भींच लेती हूँ। आह, मेरी सूखी छातियों से दूध उतरने लगा है या अविरल अश्रुधाराएं कंठ फलांगती वक्षस्थल पर प्रवाहित हो रही हैं। सोनू और मेरी हिचकियों के बीच दीदी सतर्क स्वर में साथ आए हुए अजनबी व्यक्ति से पूछताछ कर रही हैं। वह आदमी दीदी को बता रहा है, मैं फैक्ट्री जाता होता रात पाली में, तभी जुहू बीच का सामने वाला रोड पर ये हमको बैग बीग के साथ रोता दिखा। अपन पूछा, इतना रात गया किधर फिरता तुम? तो जास्ती रोने को लगा। हमको हमारा मम्मी के पास जाना है। सोचा मैं भले घर का छोकरा दिखता है, गुस्से में भाग भूग कर आया होगा। अभी घर का याद आता तो पिच्छू रोता है। अपन पता पूछा और ताबड़तोड़ टैक्सी किया। अभी संभालना, हाँ ऐसा किधर छोड़ना नहीं। दादा लोगों के हाथ चढ़ेगा ना तो वो लोग सीधा दारू की भट्टी में झोंक देगा। कृतज्ञ दीदी जबरन उसे टैक्सी का भाड़ा दे रही हैं। वह इनकार कर देता है। अपन भी बाल बच्चे वाला ठेरा। दीदी फिर भी नहीं मानती। उपकृत निखिल उस मनुष्य को गले लगा लेते हैं। सारी जगहें जहाँ जहाँ रिपोर्ट दर्ज कराई हैं निखिल टेलीफोन से रद्द कर रहे हैं। बच्चा घर सही सलामत लौट आया है, ठीक ठाक है। बच्चा घर लौट आया है, ठीक ठाक है। बच्चा वापस आ गया है। निखिल का स्फूर्त सधा हुआ स्वर अनायास भीड़ की आह्लादकारी हर्षध्वनि में परिवर्तित हो रहा है। मुझे लग रहा है मैं भी उस भीड़ का हिस्सा हो रही हूँ। कितनी खुश हूँ। उसके माथे को बिहवल सी चूमते हुए मैं उसे गौरैया सी अपने सीने में समेट लेती हूँ। उसके इर्द गिर्द मेरी बाहें कसती जा रही हैं। सोनू बुदबुदा रहा है, मम्मी अब कभी मत डांटना मुझे। सहसा मेरी बाहें शिथिल हो झूल जाती हैं। लगता है सोनू मेरी पकड़ से छूट गया है। मैं पूरी ताकत से चीख पड़ती हूँ और बेतहाशा उसकी ओर दौड़ती हूँ, पर महसूस होता है कि मेरी टांगें सूख कर डंडी हो गई हैं और एक किस्म की पोली जमीन में गहरे धंस रही हैं। मैं इंच भर हिल पाने में असमर्थ हूँ।
बस एक पोली खड़खड़ाहट उनमें पैदा हो रही है। मेरी चीख ने एक आरी की शक्ल अख्तियार कर ली है, जो मेरी समूची देह को शनैः शनैः विभक्त कर रही है। मेरा एक हिस्सा मुझसे कटकर अलग हो रहा है। आभास हो रहा है मेरे आसपास कुछ आहटें चौकन्नी हैं। पानी लाओ डॉक्टर। शौक, निखिल की आवाज़। कुकी, कुकी देखो, सोनू खड़ा है तुम्हारे पास, तुम्हारे एकदम सामने। आंखें खोलो। मेरी मूर्छा टूटने लगती है। एकाएक मैं आंखें खोलती हूँ, पाती हूँ मैं अस्पताल में खड़ी हूँ और उस दूसरे बच्चे की लाश पर से सफ़ेद चादर का टुकड़ा खींच दिया गया है। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।